गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फेजर एंड फेजर डायग्राम। देखिए, इसमें हम लोगों को ये समझना है कि जो फेजर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग, जैसे वोल्टेज का, करंट का फेज डायग्राम कैसा होता है, उसके रिस्पेक्ट में आपका उसका वेवफॉर्म कैसा बनेगा, उस चीज़ को समझने वाले हैं। तो आपको देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि वेवफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है जिसका जो वैल्यू है वो कभी एक टाइम पे जीरो से, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा जीरो से, वह एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा, फिर वापस से एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो वह मैक्सिमम जा कर के वापस से एक बार जीरो पर आएगा, देन निगेटिव साइकिल के अंदर जाएगा मैक्सिमम तक, और उसके बाद वापस रोटेशन कंप्लीट करके इनिशियल पोजीशन पे आएगा। तो यह एक साइकिल का फॉर्मेशन होता है जिसको जनरली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह इसी कॉन्सेप्ट से आया है। सपोज करिए कि यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत किया इस पॉइंट से, जीरो से मतलब कि, तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद यह जो आपका वोल्टेज का है या करंट का है, यहाँ पे हम लोगों ने ईएमएफ ले रखा है, तो ये सपोज कर लीजिए कि ईएमएफ का वैल्यू है, तो वह किसी एक ओमेगा टी एंगल के बाद किसी एक पॉइंट पर आता है पी। उसके रेस्पेक्ट में हम एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो ये वैल्यू को शो करता है, ठीक है। उसी तरीके से ये फिर वैल्यू जा करके एक मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो हमारे लिए ये पॉइंट कहलाता है। इसके बाद वापस ये जाकर नीचे घटते हुए जीरो पर आएगा, तो जीरो पाया, फिर ये साइकिल अब निगेटिव साइकिल की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो निगेटिव पॉइंट के लिए गया मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है ना, वापस से फिर वो जीरो तक आया। तो ये रिप्रेजेंटेशन से हम ये वेवफॉर्म जो एसी का होता है, एसी नेचर का, वो हमें मिलता है, ठीक है। ये साइकिल का वेवफॉर्म जो बना वो कौन से शेप को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है साइन वेव को। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर 9 क्लास 10 क्लास के अंदर, तो ये जो ग्राफ बनता है ये किसका बनता है? साइन वेव का। इसी वजह से जो हमारा जनरल ईएमएफ ई होगा उसका वैल्यू होगा मैक्सिमम ईएमएफ ई एम इंटू साइन ओमेगा टी। मतलब साइन का वैल्यू जहाँ जहाँ पर जिस पॉइंट पे आप लेते हो उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको ईएमएफ ई मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ई इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी कैसे आता है आपको इस चैप्टर के पहले लेक्चर में ही मैंने बताया हुआ है, ठीक है, इसका इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि सपोज करिए कि आप ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आपके पास दो वैल्यू है, करंट का आई एम जो ओमेगा टी के बाद आ रहा होता है, और एक और है ई एम जो ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा के बाद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको ये चीज़ तो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन लंबा क्यों, ये छोटा क्यों। भाई ये करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है एज कंपेरिजन वोल्टेज के, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम भी हम लोगों ने उसी के रेस्पेक्ट में बनाया है। यहाँ पे दोनों चीज़ एक साथ दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू वाला है वह करंट को रिप्रेजेंट करता है जो जीरो एंगल से शुरू हुआ है, ठीक है, और वह एक वेवफॉर्म बनाएगा साइन वेव का, जो कि बना रहा है यहाँ पर भी। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आई से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये वाला आई वाला है। अब जो करंट बनाएंगे, वोल्टेज बनाएंगे, इसके रेस्पेक्ट में वो हाई ऊँचा करके दिखाना होगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड अधिक है, और वो अल्फ़ा डिग्री पहले स्टार्ट हो रहा है। देख लो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी था, यहाँ जीरो से लिए हैं, तो जीरो से अल्फ़ा ओमेगा टी के बाद अल्फ़ा स्टार्ट किया, मतलब अल्फ़ा यहाँ अगर जीरो रेफरेंस ले चुके हैं तो अल्फ़ा वो पहले स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ से लिया वोल्टेज को हाई मैग्नीट्यूड दिखाते हुए, और वेवफॉर्म बनेगा सेम आपका एसी की तरह ही, साइड वेव की तरह ही। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये भी अल्फ़ा डिग्री आपका पहले जीरो को रीच कर गया, ये भी अल्फ़ा डिग्री। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये दो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक करंट और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को, दूसरा कि ये फेज शिफ्ट हुआ, आउट ऑफ फेज है, जो कि अल्फ़ा डिग्री इतना बराबर है, ठीक है। इसके मैक्सिमम वैल्यू को ई एम बोले, इस करंट के मैक्सिमम वैल्यू को आई एम बोला गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इम्पेडेंस। तो देखो आप लोगों ने ये वर्ड कई बार सुना होगा, इम्पेडेंस। इम्पेडेंस एक्चुअली होता क्या है? देखिए, तो एक चीज़ होता है रेजिस्टेंस, दूसरा चीज़ होता है रिएक्टेंस, और इम्पेडेंस होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर। मतलब आप
इसका यूज़ ज़्यादातर केस में ज़्यादा क्या ये एसी के केस में ही इम्पीडेंस का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, क्योंकि एसी के अंदर ही आपका रेजिस्टेंस भी मिलता है और रिएक्टेंस भी बोलता है। जबकि डीसी के केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस दोनों इक्वली होता है, बिकॉज उसमें आपका रिएक्टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रिएक्टेंस किसका वैल्यू होता है, इंडक्टेंस का होता है या कैपेसिटेंस का होता है। तो एसी के केस में तो ना इंडक्टेंस होता है ना ही कैपेसिटेंस होता है। इस वजह से आपका डीसी के केस में रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इम्पीडेंस जो हमारा क्या थियोरेटिकल पार्ट से निकला कि भाई इम्पीडेंस जो होता है वह आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट वैल्यू को बोलते हैं इम्पीडेंस। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो रिएक्टेंस रेजिस्टेंस है वो रियल वैल्यू है। ठीक है, और रियल वैल्यू होने के पीछे भी बहुत सारा रीज़न है, जैसे कि ये तो भाई एक रेजिस्टिव लोड है जो कि जिसके बीच का वोल्टेज और करंट के बीच का जो पावर फैक्टर होता है वह यूनिटी होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इन दोनों के बीच का कोई एंगल नहीं होता वोल्टेज और करंट के बीच का। तीसरी चीज़ कि रेजिस्टिव लोड जो होता है आपका जो थीटा बनता है, सेम चीज़ जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल बनता है वो जीरो होता है, जिसकी वजह से वो रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जबकि एक्स जो रिएक्टेंस होता है वह इमेजिनरी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज वह आपका रेफरेंस वैल्यू से वह 90 डिग्री लैग या लीड करता है, क्योंकि इंडक्टिव केस में और रेजिस्टिव कैपेसिटिव केस में आपका जो वैल्यू होता है लीड और लैगिंग का केस होता है, लीडिंग और लैगिंग का केस होता है जो 90 डिग्री के आगे या पीछे होता है। तो हम लोगों को इम्पीडेंस क्या करना है, इन दोनों का बीच का रिजल्टेंट निकालना है। तो वेक्टर फ्रॉम इन दोनों का बीच कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, एक्स क्या टोटल रिएक्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है और थीटा जो है फेज एंगल है और जेड क्या है इम्पीडेंस है। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि जब भी थीटा का वैल्यू जीरो होगा तो वह जो लोड आपको दिया गया है वो प्योरली रेजिस्टिव होगा, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, यानी प्योरली रेजिस्टिव लोड है। अगर 90 डिग्री होगा तो लोड जो होगा प्योरली इंडक्टिव होगा, जिसको लैगिंग केस बोलते हैं। और अगर थीटा 90 डिग्री हो और लोड प्योरली कैपेसिटिव होगा तब वह लीडिंग केस होगा। तो थीटा 90 डिग्री दोनों ही केस में होते हैं। देखना पड़ता है कि प्योरली इंडक्टिव दिया गया या कैपेसिटिव। इंडक्टिव है तो लैगिंग लोड और कैपेसिटिव है तो लीडिंग लोड। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, जेड जो है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों के सम के इक्वल होता है। आर हो गया रियल पार्ट का, तो आर के साथ आर ही रहेगा, प्लस एक्स इमेजिनरी पार्ट है जिसको जे के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट उसका ओम ही होता है। तो इम्पीडेंस और एक एडमिटेंस टर्म आता है। इम्पीडेंस तो हमारा समझ गया क्या होता है, तो एडमिटेंस जो होता है इसके इन्वर्सली होता है। ठीक है, अपोजिट होता है। एडमिटेंस को y से रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पीडेंस को z से रिप्रेजेंट करते हैं और y = 1/0 होता है। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है पावर फैक्टर। तो देखिए पावर फैक्टर का वैसे तो डेफिनेशन देखने जाओगे तो कई तरह के डेफिनेशन मिलेंगे। कई जगह बोला जाता है कॉसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, कई जगह बोला जाता है कि आपका जो रियल पावर है डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पावर का कई सारे फार्मूले देखने को मिलेंगे, तो पावर फैक्टर का। तो बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि सारे ही डेफिनेशन सही है। इसको समझने के लिए आप ऐसा सिंपल सा एक बात समझ लीजिए कि पावर फैक्टर अगर आपका जितना ही अच्छा होगा उतना ही आपका सिस्टम अच्छा वर्क करेगा। कहने का मतलब कि पावर फैक्टर के लिए हमें ये चाहिए कि पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी की तरफ हो। ठीक है ना, कहने का मतलब अब ये हुआ कि जितना भी यूनिटी होने में प्रॉब्लम है, पावर फैक्टर का एक एंगल क्या बना, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट यानी कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू हमेशा हमें ये चाहिए कि वह जीरो की तरफ हो, तभी जा कर के आपको पावर फैक्टर यूनिटी मिलेगा। जीरो की तरफ होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा लोड इंडक्टिव या कैपेसिटिव है उसको कम से कम हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस सबसे कम से कम होगा तो एंगल जो होगा वो, जैसे हम पहले पढ़े कि कैपेसिटी में 90 डिग्री होता है, प्योरली कैपेसिटी में, प्योरली इंडक्टिव में भी 90 डिग्री होता है, तो उसको कम करना है। तो इंडक्टिव और कैपेसिटेंस का वैल्यू कम हो, उस सिस्टम में कम होगा तो एंगल जो होगा वो कम होगा। जितना ही कम होगा, मतलब अगर जीरो हो जाए, कॉस जीरो हो जाए
तब तो सबसे अच्छा है, बट वो आइडियल केस हो जाता, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये होना चाहिए सिस्टम के अंदर कि जो लोड है वह ना तो इंडक्टिव हो ना तो कैपेसिटिव हो, जितना कम हो सके वो उतना कम हो। ठीक है, और डेफिनेशन तो बता ही दिया कि भाई कॉसन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इक्वल का पावर फैक्टर। दूसरा चीज़ की पावर फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द रेशियो ऑफ रियल पावर एंड अपरेंट पावर। ठीक है, अब देखिए यूनिटी होने के लिए हमको क्या करना होगा कि रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तब यूनिटी हो जाएगा। लैगिंग केस के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाए तो लीडिंग हो जाता है, इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाए तो लैगिंग हो जाता है। पावर फैक्टर 0 है तो वह प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव हो जाएगा। पावर फैक्टर 1 ले आते हो तो प्योरली रेजिस्टिव लोड हो जाएगा। तो पावर फैक्टर 1 तो केवल डीसी के केस में होता है, एसी के केस में आपको पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद आपके पास क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर लोड आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का है तो करंट लैग करता है वोल्टेज से और पावर फैक्टर लैगिंग कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखेंगे। और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो करंट लीड करता है वोल्टेज को और पावर फैक्टर लीडिंग होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पावर फैक्टर के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे R/Z भी होता है, cos फाई इक्वल टू R/Z होता है, रियल पावर बाई अपरेंट पावर भी होता है, जिसको शॉर्ट में किलोवाट बाई kVA भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स को समझेंगे और नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स पावर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।